जय हिंद साथियों, हम लोग उष्मा के 14 लेक्चर देख चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 15 है और आज उष्मा कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटेक्निक, आईआरटी और तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपका काम हो जाएगा उष्मा का। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट घटना न्यूटन का शीतलन नियम। इस पर जो क्वेश्चन आता है बड़ा शानदार आता है। जैसा कि क्वेश्चन मैं एक समझाना चाहता हूँ, इस तरह का आता है। कहता है कि कोई गर्म वस्तु है, वो 80 डिग्री से 70 डिग्री ठंडा होने में 10 मिनट का समय लेती है, तो अगले 10 मिनट में उसका ताप क्या होगा जबकि रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह का सवाल आता है। आपने ये सवाल नीट तक देखा होगा, जेईई मेंस नीट तक में ये सवाल आते हैं और इसको 1.5 पेज में लगाया जाता है। न्यूटन के शीतलन नियम को अप्लाई करके 1.5 पेज में लगाया जाता है। आपको चाहिए कि तुरंत आ जाए। मेरे कॉन्सेप्ट से, सी मेथड से लगाएंगे, हम अपना तरीका बताएंगे और आपको कभी भी इस तरह का कोई भी सवाल नहीं फंसाएगा। न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ेंगे लेकिन नियम अपना लगाएंगे, बेहतरीन ढंग से बताएंगे फार्मूला और काम हो जाएगा। रही बात उत्सर्जन क्षमता, आदर्श केशिका, उत्सर्जकता, स्टीफन का नियम, वीन का विस्थापन नियम और फिर ये, तो पूरा वीडियो देखिएगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है, ठीक। और एक बात, अगर आप लाइट का 42 वीडियो का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिए। एक सीरीज देखिएगा, 1 नंबर से लेकर 42 नंबर तक दोहरा लीजिए, उसे बढ़िया से देख लीजिए। लाइट के विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न आप सॉल्व कर सकते हैं स्वतः, क्योंकि क्रम वाइज एकदम है। उष्मा के 14 वीडियो एकदम क्रम वाइज हैं। 15 नंबर हम जा रहे हैं अपलोड करने, ठीक। रही बात पॉलिटेक्निक का, जो हम सीरीज चालू किए हैं PYQ, वो 51 नंबर क्वेश्चन तक हुआ है। अभी आगे बढ़ाएंगे, एक लेक्चर इसको अपलोड कर देते हैं, फिर उसे भी आगे बढ़ाएंगे और एक नया टॉपिक भी देखेंगे, ठीक। साथ में सब चलता रहेगा। तो आइए आज इसको समझते हैं, ठीक। और जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप शेयर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पर सब्सक्राइबर और बढ़ा सकते हैं। और तो देखिए उत्सर्जन क्षमता क्या होता है। तो उत्सर्जन क्षमता कुछ नहीं होता। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है ना, तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। क्या? वह अपने अंदर से एनर्जी रेडिएट करती है, एनर्जी निकालती है, रेडिएंट एनर्जी उत्पन्न करती है, विकिरण ऊर्जा को बाहर फेंकती है, विकिरण ऊर्जा को विकिरित करती है, जिसे विकिरण ऊर्जा कहते हैं, निकालती है। प्रत्येक बॉडी निकालती है सर? हाँ, प्रत्येक बॉडी निकालती है। सर कोई बॉडी ठंडी है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है, क्या वो भी निकालेगी? जी हाँ, ठंडी है तब भी निकालेगी, गर्म है तब भी निकालेगी, सभी बॉडी निकालती है। क्या सर हम लोग भी निकालते हैं? हाँ, हम लोग भी निकालते हैं। सर पृथ्वी में सब निकालते हैं, अपने अंदर से विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, ठीक। कब सभी निकालते हैं? तो कुछ ऐसा सीमा होगा कहाँ तक? हाँ, 0 केल्विन के ऊपर जिसका भी टेम्परेचर है, 0 केल्विन मतलब समझ गए होंगे, -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जिस वस्तु का भी टेम्परेचर है, वो अपने अंदर से ऊर्जा को बाहर निकालती है। इसी ऊर्जा को हम विकिरण ऊर्जा कहते हैं, अर्थात विकिरण के रूप में ऊर्जा निकालती है, ठीक। बातें समझ में आई? टेम्परेचर क्या? 0 केल्विन या -273 के ऊपर वाले ताप वाली वस्तु, सभी वस्तुएं, चाहे इंसान चाहे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन कर रही है किसका? विकिरण ऊर्जा का, तो उसी की क्षमता को उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। मतलब सर किसी भी बॉडी के, किसी भी पृष्ठ के किसी भी ताप पर, किसी भी ताप पर मतलब 0 केल्विन के ऊपर कोई टेम्परेचर रहेगा, किसी ताप पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से 1 वर्ग मीटर से 1 सेकेंड में जितनी ऊर्जा बाहर जाती है, उसी को हम उत्सर्जन क्षमता कहते हैं उस पृष्ठ का। नहीं समझ में आया? कोई भी बॉडी है, ठीक है, उसका एरिया ले लो, कितना? 1 वर्ग मीटर। इससे 1 सेकेंड में जितनी विकिरण ऊर्जा बाहर जाएगी, उत्सर्जित करेगी, वही इसकी उत्सर्जन क्षमता कहलाएगी, जिसे ई से प्रदर्शित करेंगे। काम खत्म सर। इसका मतलब ई बराबर क्या हो रहा है? क्यू, विकिरण ऊर्जा अपान क्या हो जाएगा बोलो? एरिया अपान टाइम। एरिया 1 वर्ग मीटर, टाइम 1 सेकेंड, तो जो भी विकिरण ऊर्जा बाहर गई वही उत्सर्जन क्षमता कहलाएगी। किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से एरिया बराबर 1 वर्ग मीटर।
और टाइम बराबर 1 सेकेंड। तो जितनी ऊर्जा बाहर जा रही है वही ऊर्जा क्या कहलाएगी? जितनी ऊर्जा बाहर जा रही है, ऊर्जा कौन सी है? Q, और यही Q क्या कहलाएगा? इमिसिव पावर, उत्सर्जन क्षमता। अर्थात किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से 1 प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है वही क्या कहलाता है? इमिसिव पावर या उत्सर्जन क्षमता। सिंपल सी बात है, आपको पहले से अब जानकारी हो गई कि दुनिया की हर वस्तुएं क्या करती हैं? अपने अंदर से ऊर्जा निकालती हैं। अपने अंदर से क्या निकालती हैं? ऊर्जा निकालती हैं। अब ऊर्जा निकालती हैं अगर, तो फिर यहाँ बातें आई कि भाई किस ताप तक? तो पता चला 0 केल्विन के ऊपर की जो भी वस्तुएं हैं वो निकालती हैं। इसका मतलब अगर डिग्री सेल्सियस में कहाँ तक हो? -273 के ऊपर सभी वस्तुएं अपने अंदर से ऊर्जा को बाहर निकालती हैं। अगर ऊर्जा को बाहर निकालती हैं तो उस ऊर्जा का नाम क्या है? विकिरण ऊर्जा नाम है। अच्छी बात है। तो उत्सर्जन क्षमता क्या होता है? किसी भी पृष्ठ के 1 वर्ग मीटर से 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा बाहर जा रही है उसी को क्या कहेंगे? उस पृष्ठ का उस ताप पर उत्सर्जन क्षमता कहेंगे। बातें समझ में आ गई शायद? जी पक्का लिख लेते हैं। देखिए, किसी ताप पर किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उस ताप पर उस पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी पृष्ठ की उत्सर्जन क्षमता ई बराबर क्या होगा? सर Q/AT होगा। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ ना बोलने से पहले सर ये बताइए है क्या? जहाँ Q क्या है? उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा है सर। ये क्या है सर? ये है एरिया सरफेस ऑफ या एरिया ऑफ सरफेस, पृष्ठ का क्षेत्रफल जिधर से निकल रहा है, एरिया ऑफ सरफेस। और टी क्या है सर? टी है समय। ठीक है, तो मात्रक भी इसका कुछ हो जाएगा। तो मात्रक चलो खेलते हैं। क्या होगा सर? उत्सर्जन क्षमता ई का मात्रक क्या होगा? ई का मात्रक, ई मतलब उत्सर्जन क्षमता। मात्रक, तो मात्रक चलो खेलें। मात्रक क्या होगा? ये SI मात्रक निकाल लिया जाए। Q का मात्रक जूल, विकिरण ऊर्जा मात्रक जूल प्रति, एरिया का मात्रक सर मीटर स्क्वायर, इंटू क्या आ जाएगा? टाइम का मात्रक सेकेंड, टाइम का मात्रक सेकेंड। तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड, एक तो ये मात्रक हो गया, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। दूसरी बात एक और जानते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, यही चीज़ है। तो जूल पर सेकेंड इक्वल टू क्या होता है सर? वाट लगा दिए अब तो। जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। W/T पावर बराबर क्या होता है? W/T। तो जूल अपॉन समय सेकेंड इक्वल टू वाट। तो इसके स्थान पे हम वाट रख दें तो वाट पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है। तो इसका एक यूनिट और क्या निकल सकता है? वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो ई का मात्रक क्या हुआ? जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड या वाट प्रति मीटर स्क्वायर। किसका? उत्सर्जन क्षमता का। ध्यान से समझ लिए बात? क्लियर? तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बना लीजिए। देखिए, आदर्श कृष्णिका। आदर्श कृष्णिका क्या होता है? वह बॉडी, कोई बॉडी है, यह वह बॉडी जो अपने ऊपर आपतित होने वाली समस्त विकिरण ऊर्जा को, जितनी भी विकिरण गिर रही है, जितनी भी तरंगदैर्घ्य, समस्त तरंगदैर्घ्य, आप समझिए कि छोटी बड़ी सब तरंगदैर्घ्य की आएंगी। किसी भी पिंड पर, किसी भी बॉडी पर जब विकिरण गिर रही है तो छोटी विकिरण भी होंगी, छोटी वेवलेंथ की भी होंगी, बड़ी वेवलेंथ की भी होंगी, मध्यम आकार की भी होंगी। तो समस्त तरंगदैर्घ्य की विकिरण ऊर्जा जो विकिरण गिर रही है इस पिंड पर, अगर ये सबको एब्जॉर्ब कर ले, सबको क्या कर ले? एब्जॉर्ब, अवशोषित कर ले, सबको अपने अंदर अवशोषित कर ले, ना तो किसी को रिफ्लेक्ट करे, ना परावर्तित करे, ना तो पार जाने दे, सबको अपने अंदर समाहित कर ले। तो
तो इस बॉडी को, इस पिंड को हम कहते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी कहेंगे, आदर्श कृष्णिका कहेंगे, अगर वह अपने ऊपर आपतित होने वाली समस्त तरंगदैर्घ्य के विकिरण को अवशोषित कर लेता है। कोई भी पिंड हो, कोई भी पिंड हो, अगर वो अपने ऊपर आपतित होने वाले समस्त विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो उसको हम आइडियल ब्लैक बॉडी कहेंगे। मतलब क्या है कि सोच कर जरा 1 मिनट देखो, अवशोषण क्षमता के फार्मूला बताए थे, अवशोषण क्षमता QA/Q। ये क्या था पता है? अवशोषण क्षमता A बराबर, पिछले लेक्चर में बताए थे, QA क्या? अवशोषित विकिरण ऊर्जा, Q क्या? आपतित विकिरण ऊर्जा। तो इसका मतलब आपतित विकिरण ऊर्जा टोटल Q, और इसके द्वारा अवशोषित भी क्या हो गया? QA। इसका मतलब जितना गिरा कुल अवशोषित कर लिया, तो QA Q के बराबर हो गया कि नहीं? और बराबर हो गया तो कट जाएगा और A बराबर 1 आ जाएगा। अवशोषण क्षमता क्या होता है? 1 होता है। किसका? आइडियल ब्लैक बॉडी का। आइडियल ब्लैक बॉडी का अवशोषण क्षमता 1 होता है। सर परसेंटेज में बताइए। अब 1 परसेंटेज में निकालना भी वहाँ सिखाए थे। 1 में 100 का गुणा कर दो तो 1 का मतलब क्या होता है? 100%। ठीक है, परसेंटेज निकालना भी सिखाए थे। A बराबर QA/Q इंटू 100 कर दो तो 100% आ जाएगा कि नहीं? ये किसके लिए है सब बातें? ये सर IBB के लिए है, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए है। सही है कि नहीं? आदर्श कृष्णिका के लिए है। तो इसका मतलब ये 1 को लौटाया नहीं, कुछ नहीं लौटाएगा। तो परावर्तक क्षमता क्या होगा सर? QR/Q। परावर्तक क्षमता क्या होगा? अब 1 को नहीं लौटाया तो 0 है, 0 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? सही है। पारगमन क्षमता क्या होगा सर? QT/Q। ये सूत्र था। 1 को पार जाने दिया? नहीं सर, नहीं जाने दिया तो 0 अपॉन टोटल गिनने वाला। समझ में आई बात? तो आइडियल ब्लैक बॉडी जो होता है उसका परावर्तक क्षमता भी 0 होता है, पारगमन क्षमता भी 0 होता है, उसका अवशोषण क्षमता 1 के बराबर या 100%। इसका मतलब वो अपने ऊपर गिरने वाले समस्त विकिरण को अवशोषित कर लेता है। सर क्या कोई है ऐसा? देखो माना जाता है। किसको? काजल को। काजल कौन सा काजल? सुरमा बरेली वाला? नहीं ठीक, दीप काजल, जो दिवाली के बाद वाला दीप काजल है। दीप काजल और प्लेटिनम की राख। प्लेटिनम की राख, ये जो है आपको आइडियल ब्लैक बॉडी माने जाते हैं, क्योंकि इनका भी 96 से लेकर 98% तक ही अवशोषण क्षमता है। 100% तो इनका भी नहीं है। 96 से लेकर 98% तक ही है इनका भी अवशोषण क्षमता। ये भी 100% नहीं अवशोषित करते, लेकिन फिलहाल इन्हीं को आइडियल ब्लैक बॉडी माना जाता है। एक दिमाग में आ रहा होगा आपके नाम से, आइडियल ब्लैक बॉडी। ब्लैक आ रहा है तो इसका मतलब सर आइडियल ब्लैक बॉडी जो होती है वो काले रंग की होती होगी, ऐसा होता है? नहीं, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए यह जरूरी नहीं को काले रंग का हो सकता है कि नहीं? आइडियल ब्लैक बॉडी तो हो सकता है। सर दूसरे कलर का भी हो सकता है? हो सकता है। आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए यह जरूरी नहीं कि वह काले रंग का ही हो, वो किसी भी रंग का हो, बस उसके ऊपर अपने ऊपर आपतित समस्त विकिरण ऊर्जा को एब्जॉर्ब करे। कलर जरूरी नहीं कि वो काला ही हो। समझ में आया बात? रंग जरूरी नहीं को काला हो। समझ लीजिए, आदर्श कृष्णिका से मतलब दिमाग में चल जाता है कि वो काले रंग का है और क्वेश्चन फंसा देता है। इसी का फायदा उठाता है एग्जामिनर। क्या? क्वेश्चन ऐसे लिख देता है, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। कहता है, क्वेश्चन लिख देगा कि आदर्श कृष्णिका के संबंध में असत्य है। क्या? असत्य है। इस तरह से क्वेश्चन कर दिया और ऑप्शन दे दिया। अवशोषण क्षमता ए बराबर 100%। अच्छी बात है सर। बी परावर्तक क्षमता R बराबर 0। सी पारगमन क्षमता T बराबर 0। डी वह काले रंग का ही
होना चाहिए, या इसी को इस तरह से भी मान लो, एक ऑप्शन ऐसे इसको देगा या तो ऐसे देगा, सदैव काले रंग का होता है, सदैव काले रंग का होता है, इस तरह का कोई ऑप्शन बना देगा। तो आप तो कहेंगे ये तो एकदम ही सही है बाकी गलती इधर ही कहीं होगा, क्योंकि आदर्श कृष्ण का नाम ही है ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक तो होना ही चाहिए भाई, काले रंग का तो होना चाहिए, सदैव काला होगा। हाँ गुरुजी, यह है, जबकि गलत है, क्योंकि अवशोषण क्षमता 100% सही है, परावर्तक क्षमता 0 होता है, सही है, पारगमन क्षमता 0 होता है, सही है, लेकिन आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए यह जरूरी नहीं कि वो सदैव काला हो, वो काले रंग का हो, ये जरूरी नहीं है, किसी भी कलर का हो सकता है। ठीक, आपको बताएं, सूर्य भी आइडियल ब्लैक बॉडी माना जाता है। अन्य तारे जो सूर्य तारे, ये क्या आइडियल ब्लैक बॉडी माने जाते हैं? अब आप कहेंगे गुरुजी ये तो समझ में से बाहर हो गए, कैसे आइडियल ब्लैक बॉडी माना जाता है? वो क्या एब्जॉर्ब करता है क्या किरणों को? नहीं, एब्जॉर्ब नहीं करता। तो क्या करता है? आइडियल ब्लैक बॉडी का एक डिफिनेशन और भी है। आइडियल ब्लैक बॉडी वह बॉडी जो अपने ऊपर, वह पिंड जो अपने ऊपर आपतित समस्त विकिरण ऊर्जा को अवशोषित कर ले, उसे भी आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं। तथा वह बॉडी जो अपने अंदर से समस्त प्रकार की विकिरण ऊर्जा को बाहर, समस्त तरंगदैर्घ्य की विकिरण ऊर्जा को बाहर निकालती है, उसे भी आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं। समझ में आई बात? वह बॉडी जो अपने अंदर से समस्त प्रकार की विकिरण ऊर्जा को बाहर निकालती है, उसे भी आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं। तो सूर्य और तारे, सूर्य क्या करता है? अपने अंदर से समस्त तरंगदैर्घ्य को बाहर निकालता है, तो इसलिए वो आइडियल ब्लैक बॉडी है। अर्थात वो जो अपने में से समस्त तरंगदैर्घ्य को उत्सर्जित करता हो, समस्त तरंगदैर्घ्य की विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जित करता हो, वो भी आइडियल ब्लैक बॉडी माना जाता है। ठीक है, तो सूर्य भी आपका आइडियल ब्लैक बॉडी माना जाता है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, कलर से यहाँ कोई संबंध नहीं है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे, हम इसको लिख दे रहे हैं आपके लिए। ठीक, तो अपने पर आपतित समस्त विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है, आइडियल ब्लैक बॉडी कहलाता है, आदर्श केशिका कहलाता है। ठीक, तो और क्या इसमें होता है? इसकी अवशोषण क्षमता क्या होती है? अवशोषण क्षमता, अवशोषण क्षमता किसकी? आइडियल ब्लैक बॉडी की, आदर्श कृष्णिका की क्या होती है? ए बराबर 1 या 100% लिखा रहे कहीं तो सही है। दूसरी बात इसमें क्या होगा, चाहे ए लैम्डा बराबर भी लिखा रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ए लैम्डा बराबर भी अगर 1 या 100% है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि लैम्डा शो कर रहा है कि समस्त तरंगदैर्घ्य, लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य, समस्त वेवलेंथ की तरंगों को एब्जॉर्ब कर रहा है। ए लैम्डा से भी शो करेंगे। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और परावर्तक क्षमता, सर परावर्तक क्षमता किसकी बात कर रहे हैं? आइडियल ब्लैक बॉडी की भाई, आइडियल ब्लैक बॉडी की। ठीक है, आर बराबर क्या होगा? 0 होगा सर। इसके बाद पारगमन क्षमता, सर पारगमन क्षमता किसकी? आइडियल ब्लैक बॉडी की। टी बराबर भी 0 होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होना चाहिए। सर एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल इसका है दीप काजल, दीप काजल हो गया, या प्लेटिनम की राख, प्लेटिनम की राख को आदर्श कृष्णिका माना जाता है। ठीक है, माना जाता है। और क्या खास बात थी? आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए यह जरूरी नहीं कि वो काले रंग का ही हो। आदर्श कृष्णिका, आदर्श कृष्णिका के लिए यह जरूरी नहीं कि वह काले रंग का ही हो। ये बातें समझ में आ गई? सूर्य क्या होता है? सूर्य भी क्या है? सूर्य भी आदर्श कृष्णिका है। सूर्य भी आदर्श कृष्णिका है, आदर्श कृष्णिका है। कैसे है, समझ में आया?
कैसे है सूर्य आदर्श कृष्णिका? तो आदर्श कृष्णिका का एक और भी आपको हम परिभाषा क्या है कि वह पिंड जो अपने से या जो समस्त तरंग दैर्ध्य की विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जित करती है वो भी क्या कहलाती है? वह पिंड भी आइडियल ब्लैक बॉडी कहलाती है। तो सूर्य क्या है? अवशोषण क्षमता के कारण आइडियल ब्लैक बॉडी है, उत्सर्जन क्षमता कारण? सर उत्सर्जन क्षमता कारण, क्योंकि इसके अंदर से समस्त तरंगदैर्घ्य की विकिरण ऊर्जा बाहर आती है। तो आशा करता हूँ बातें समझ गई। दीप काजल क्या है? ये ऑब्जॉर्व करता है। कितना ऑब्जॉर्व करता है? 96% से 98% तक। दीप काजल और प्लेटिनियम की राख 96% से 98% तक एब्जॉर्व करता है। तो ये एब्जॉर्प्शन के कारण आइडियल ब्लैक बॉडी माना जाता है। और सूर्य उत्सर्जन के कारण, क्योंकि अपने अंदर से उस समस्त तरंगदैर्घ्य की विकिरण ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। आशा करता हूँ बड़े बेहतरीन ढंग से आपको आइडियल ब्लैक बॉडी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और क्वेश्चन परीक्षा में ये छोटे छोटे पूछे जाते हैं कि ए बराबर क्या होता है आइडियल ब्लैक बॉडी का, ये सब पूछा गया है पॉलिटेक्निक में कि आइडियल ब्लैक बॉडी का ए क्या होता है। दीप काजल ए दुनियादारी, ये सब जो है एग्जाम्पल इसके हैं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। एक टॉपिक क्या है? उत्सर्जकता, इमिसिटिविटी क्या होता है। एक टॉपिक पढ़े थे उत्सर्जन क्षमता, और अब क्या आ गया? उत्सर्जकता। किसी बॉडी की उत्सर्जकता क्या है? उत्सर्जन क्षमता अभी पहले हम पढ़े हैं, क्या होता है कि किसी बॉडी के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा को उस बॉडी की क्या कहलाते हैं? उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। लेकिन सर उत्सर्जकता क्या होता है? तो ब्लैक बॉडी से संबंध रखेगा। चलो दिखाते हैं क्या। ये मान लीजिए कोई सामान्य पिंड है। ये क्या है? कोई सामान्य पिंड है, सामान्य बॉडी है। और ये सर मान लीजिए ब्लैक बॉडी है, ठीक है, आइडियल ब्लैक बॉडी है, ठीक है। अब इसका भी कुछ न कुछ उत्सर्जन क्षमता होगा। जी सर, उत्सर्जन क्षमता तो होगा। उसकी उत्सर्जन क्षमता को हम क्या कह दिए? ई कह दिए। ये क्या है? जनरल पिंड का, सामान्य बॉडी का उत्सर्जन क्षमता है। किसी सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर टी है, यहाँ भी टेम्परेचर टी है, सेम टेम्परेचर पे। टेम्परेचर क्या है? सेम है, सेम टेम्परेचर पे। अब इसी टेम्परेचर पर हम क्या देखेंगे? आइडियल ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता। किसकी उत्सर्जन क्षमता? आइडियल ब्लैक बॉडी की। पक्का ज़्यादा होगी सर? ज़्यादा तो होगी। इसकी उत्सर्जन क्षमता को हम ईबी अगर बता दें आपको, आइडियल ब्लैक बॉडी की इमिसिव पावर, तो उत्सर्जकता इस पिंड की क्या होगी? सर इस पिंड की उत्सर्जकता वही तो बताइए। तो ई स्मॉल ई बराबर, स्मॉल ई उत्सर्जकता इस पिंड का, कैपिटल ई अपॉन ई बी, ये होती है किसी पिंड की उत्सर्जकता। मतलब समझ में आया कुछ? किसी भी ताप पर किसी पिंड की उत्सर्जन क्षमता तथा उसी ताप पर ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता का अनुपात ही उस सामान्य पिंड की उत्सर्जकता कहलाती है। समझ में आया? उत्सर्जकता क्या होती है? समझ में आया कि किसी भी पिंड की उत्सर्जन क्षमता किसी ताप पर, ताप फिक्स होना चाहिए, किसी ताप पर किसी पिंड की उत्सर्जन क्षमता किसके सापेक्ष? ब्लैक बॉडी के सापेक्ष कह लो। अर्थात ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता उसी ताप पर, उसका रेशियो ले लो, तो क्या आ जाएगा? उत्सर्जकता आ जाएगा। किसका? इस सामान्य पिंड का। तो आप जरा बताइए क्या इसका मात्रक होगा क्या? उत्सर्जन क्षमता बटे उत्सर्जन क्षमता, स्वाहा। ईबी क्या है? ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता। ई क्या है? किसी सामान्य बॉडी की उत्सर्जन क्षमता। दोनों का अनुपात है मात्रक वाट प्रति मीटर स्क्वायर, वाट प्रति मीटर स्क्वायर, स्वाहा। कट गया। इसका कोई मात्रक नहीं होता। सर इसका वैल्यू क्या होगा? वैल्यू तो ये बताइए, क्या ई ईबी के बराबर होगा कि ईबी से कम होगा? ई जो किसी बॉडी की उत्सर्जन क्षमता है वो ईबी से तो सदैव कम होगी, सदैव कम होगी भाई। दुनिया में कोई भी बॉडी है क्या वो ब्लैक बॉडी से ज़्यादा उत्सर्जित करेगा? ब्लैक बॉडी क्या होती है? आपको अभी अभी बताया ना कि जो अपने में से समस्त प्रकार की विकिरण ऊर्जा को निकाले, ठीक है। तो सोच कर देखो क्या उसकी उत्सर्जन क्षमता से इनकी उत्सर्जन क्षमता कभी अधिक हो सकती है किसी पिंड की? नहीं हो सकती, सदैव कम होगी। अगर ई सदैव कम होगा ईबी से, तो ईबी का दोनों तरफ भाग करो, तो ई अपॉन ई बी इज लेस देन 1। बोलो हाँ या ना? पक्का? अगर
दोनों तरफ ई बी इधर से कट जाएगा ना, इधर भी ई बी इस भाग की इधर भी की, तो ई बी ई अपान ई बी लेस देन का सिंबल 1 से छोटा आया, और ई अपान ई बी का वैल्यू क्या है ई, इसका मतलब ई लेस देन 1। बोलो सदैव सही होगा कि नहीं? किसी भी पिंड की उत्सर्जकता सदैव 1 से कम होती है। क्लियर? सर ब्लैक बॉडी की उत्सर्जकता क्या होती है? अरे ब्लैक बॉडी रहेगा तो ई बी, मान लो ब्लैक बॉडी रख दिए, ब्लैक बॉडी को ब्लैक बॉडी के सापेक्ष करोगे तो ई बी बटे ई बी स्वाहा, तो उत्सर्जकता 1 हो जाएगी। ब्लैक बॉडी की उत्सर्जकता क्या होगी? ई के स्थान पे क्या आ जाएगा? ई बी, क्योंकि मान लो ये ब्लैक बॉडी है, इसे ब्लैक बॉडी से ही तुलना कर दो, ये भी ब्लैक बॉडी है, तो मेरे भाई ई बी ये भी तो हो जाएगा, इसकी भी उत्सर्जन क्षमता ई बी, तो ई बी बटे ई बी स्वाहा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उत्सर्जन क्षमता 1 तो हो सकता है, उत्सर्जकता 1 तो हो सकता है, लेकिन किसका? ब्लैक बॉडी का। ब्लैक बॉडी का उत्सर्जकता 1 होता है और दुनिया में हर एक बॉडी का उत्सर्जकता 1 से कम होता है। तो उत्सर्जकता या तो 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा, 1 से कम होगा या 1 के बराबर होगा। तो बराबर किस केस में होगा? केवल ब्लैक बॉडी के केस में होगा। आशा करता हूँ समझ में आ गया उत्सर्जकता क्या होता है। ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं उत्सर्जकता, आप देख लीजिए। किसी ताप पर किसी पिंड की उत्सर्जन क्षमता तथा उसी ताप पर आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता का अनुपात ही उस ताप पर उस पिंड का क्या कहलाता है? अवशोषकता कहलाता है। उस पिंड का सीधा लिख दे रहे हैं, अनुपात ही उस पिंड की उत्सर्जकता है भाई, उत्सर्जकता कहलाती है। ठीक है, उसी ताप पर बात हो रही है, उसी ताप पर, मतलब ताप सेम होना चाहिए। ठीक है, अर्थात कहना क्या चाहते हो भाई? कहना क्या चाहते हो? आए ई अपॉन ई बी, यही तो कहना चाहते हो। जहाँ ई क्या है? ई क्या है भाई? ई क्या है? पिंड की उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन क्षमता क्या? किसी ताप पर एक फिक्स टेम्परेचर पे बात होगी। और ई बी क्या है? आइडियल ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता उसी ताप पर, किसी ताप पर, उसी ताप पर, मतलब उसी ताप पर, समझ रहे हैं? जिस ताप पे बॉडी है उतने ताप पे आइडियल ब्लैक बॉडी भी रखना होगा। और ई क्या है? ई पिंड की, आइडियल ब्लैक बॉडी की नहीं, पिंड की क्या हो जाएगी? उत्सर्जकता हो जाएगी। आशा करता हूँ यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो यहाँ तक अगर बातें समझ में आ गई हैं तो अब एक बात और समझ गए होंगे कि जो उत्सर्जकता होती है, उत्सर्जकता ई का मात्रक नहीं होता, का मात्रक नहीं होता। मात्रक कैसे होगा? समझ गए, मात्रक नहीं होगा सर। और ई क्या होगा? अभी ये समझाया ना, ई सदैव 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा। आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए, IBB के लिए ई का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, के लिए आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए ई का वैल्यू 1 होगा, बाकी सबके लिए 1 से कम होगा। तो आशा करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होंगी। कहाँ से आए, कैसे आए, इसके पहले हम समझा दिए कैसे आया। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर समझ लीजिए, बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
देखिए पढ़ते हैं हम लोग क्या, स्टीफन का नियम, स्टीफन्स लॉ है। ये क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते भाई, ये कुछ नहीं कहते, कहेंगे क्या? कुछ नहीं क्या कहेंगे। ये कोई पिंड है, कैसा पिंड है? आइडियल ब्लैक बॉडी, कोई आइडियल ब्लैक बॉडी है, IBB है, आइडियल ब्लैक बॉडी। इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा समझते हो क्या कहलाता है? उत्सर्जन क्षमता कहलाता है। ये प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा इस वस्तु के जो परम ताप है, परम ताप मतलब केल्विन वाला टेम्परेचर, परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये ई क्या है? सामान्य है। ये आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए है। किसके लिए है? आइडियल ब्लैक बॉडी। चाहे तो हम इसे EB कुछ देर के लिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये कहता है कि जो EB होता है क्या, EB मतलब ब्लैक बॉडी का उत्सर्जन क्षमता कह लो, या किसी भी ब्लैक बॉडी के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा वो परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो आप भी जानते हैं कि इसको हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और इसको अगर खोलेंगे तो कुछ इस रूप में ये खुलेगा भी। तो वैसे E1/E2 कहते हैं लोग, क्योंकि E से शो करते हैं कि इसको ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता। लेकिन हम 1 मिनट के लिए आपको EB1/EB2 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत हो रही है तो छोड़ो, कोई बात नहीं, दिक्कत होगी तो हम E1/E2 ही लिख दे रहे हैं। इस तरह से सूत्र बन जाता है, इस पर क्वेश्चन आता है। E1/E2 बराबर T1/T2 का पावर 4 हो जाएगा कि नहीं? इस पर आएगा न्यूमेरिकल आपका, जहां लिख दे रहे हैं, क्योंकि E1 E2 लिखे हैं सर, तो E1 और E2 ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता है, या प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा है, ब्लैक बॉडी का है। बस E1 E2 किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए है। आशा करता हूँ समझ जाएंगे। डायरेक्ट यहाँ लगाना हो लगा सकते हैं। यहाँ देखिए, इसको खोल के आगे बढ़ाओ। EB इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा T⁴। ये कांस्टेंट आता है ना, आता है कि नहीं? आता है सर। यहाँ ये सिग्मा क्या है? ये सिग्मा जो है इसे सिग्मा कहते हैं, ध्यान देना। सिग्मा क्या है? स्टीफन नियतांक है, स्टीफन नियतांक है, जी हाँ। तो इसका मान क्या होगा? मात्रक क्या होगा? पहले मात्रक बताओ। सिग्मा का मात्रक, ये सब पूछ सकता है, इसलिए ध्यान देना। सिग्मा का मात्रक क्या होगा? मात्रक आप बताओ SI में। तो EB का मात्रक पता है? यहाँ से बताइए। सिग्मा बराबर EB/T⁴ हो जाएगा। E क्या है? उत्सर्जन क्षमता। उत्सर्जन क्षमता का भी मात्रक बताए थे, जूल प्रति मीटर स्क्वायर डैश सेकेंड। ये क्या था? उत्सर्जन क्षमता का मात्रक अपान क्या हो जाएगा? T की मतलब परम ताप मतलब SI मात्रक Kelvin/4। तो चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड और Kelvin/4, ऐसे लिख सकते हो। एक तो ये लिख सकते हो, या अभी एक और बात बताए थे, जूल पर सेकेंड को क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। वाट लगा देते हैं, तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर Kelvin/4, ये भी लिख सकते हो कि नहीं? जूल पर सेकेंड को हटा दो तो इसके 2 मात्रक लिख सकते हो, दोनों हम सामने लिख दे रहे हैं। कहाँ से आता है मैंने समझा दिया यहाँ। अब ये कहोगे कहाँ से उतना बड़ा मात्रक आ गया? तो E का मात्रक अभी पीछे बताए हैं, तो इसको लिख सकते हैं जूल इसका मात्रक प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड Kelvin/4 लिख सकते हैं, या इसी को लिख सकते हैं वाट प्रति मीटर स्क्वायर Kelvin/4। ये माइनस नहीं है, संबंध है, ठीक है। Kelvin/4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिग्मा का मात्रक, फिर मान भी बता दीजिए। तो सिग्मा का मान, सॉरी मान भी पूछता है, हाँ। स्टीफन नियतांक का मान क्या है? 5, 6, 7, 8 है। मान क्या है? 5, 6, 7, 8 याद कर लेना इसे। क्या? 5, 6, 7, 8 5.67 × 10⁻⁻8 मात्रक लगा दो, वाट पर मीटर स्क्वायर Kelvin/4। क्या मात्रक है? 5.6, इसका मान क्या है? 5.67 × 10⁻⁻8 5, 6, 7, 8 माइनस के साथ है। 5.67 × 10⁻⁸ वाट प्रति मीटर स्क्वायर
केल्विन पावर 4। बोलो हाँ या ना। यहाँ तक बातें समझ में आ गई? यहाँ तक बातें समझ में आ गई। इसको हटा के थोड़ा सा और बात हम बताते हैं। देखिए कुछ बातें और भी बता देते हैं। हालांकि आपका काम क्या कहाँ तक हो जाता है, यहीं से हो जाता है पूरा काम, और क्वेश्चन परीक्षा में जो आते हैं पॉलिटेक्निक और आईआरटी में वो यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका काम हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा मेरा मन है कि और भी पढ़ लीजिए। ये किसके लिए था अब तक बवाल, जितनी बवाल है आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए है। और सर डिफिनेशन भी लिख देंगे, अभी लिख देंगे, चिंता ना करो, अभी लिख देंगे। तो सामान्य बॉडी के लिए क्या होगा सर? सामान्य बॉडी, हाँ भाई सामान्य बॉडी, सामान्य पिंड के लिए भी तो कुछ होगा। सामान्य पिंड के लिए बताइए सर, क्योंकि अभी तो आप आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए बताए हैं। ठीक है, तो सामान्य पिंड के लिए अभी अभी बताए हैं उत्सर्जकता E बराबर E/EB। बोलो हाँ या ना, होगा? तो यहाँ से उत्सर्जन क्षमता E बराबर क्या हो जाएगा सर? E/EB हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। EB का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो सर, तो E बराबर E और EB की वैल्यू सिग्मा T⁴। क्लियर? तो ये हो जाएगा किसके लिए? सामान्य पिंड के लिए। सामान्य पिंड के लिए यह सूत्र हो जाएगा। और अगर ब्लैक बॉडी यहीं निकालना हो तो E का मान ब्लैक बॉडी के लिए क्या होता है? 1 होता है। तो जैसे ही 1 रखोगे ब्लैक बॉडी बन जाएगा। E का मान 1 रखो तो सूत्र यहाँ आ जाएगा कि नहीं? ब्लैक बॉडी में बदल जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब E किस में बदल जाएगा? EB में। कब? जब ब्लैक बॉडी की बात होगी। सर इसे और थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, पावर के रूप में निकाल लो, पावर। ठीक है, कैसे निकालोगे? E का वैल्यू क्या होता है? E का वैल्यू भी जानते होगे, Q/AT होता है। बोलो हाँ या ना। होता तो है सर, E सिग्मा T⁴। अब यहाँ ये फालतू में है Q/T पावर, तो ऊष्मा विकिरण की दर Q/T यही पावर होता है। P ए का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो E हो गया ये E सिग्मा T⁴। ये फार्मूला तुम्हारा बन गया पावर का। ये पावर क्या आ जाएगा? वाट लगा दो, इसका वाट में आ जाएगा। बात समझ गए कि नहीं? कभी पावर और, तो ये डिटेल हो गया थोड़ा सा। तो अगर आपको सर ये तो सामान्य पिंड के लिए किए हैं पावर, अगर ब्लैक बॉडी निकालना है तो बस E का मान 1 रख दो। ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा? IB के लिए सब कुछ वही होगा। E बराबर 1, E बराबर 1 रखोगे तो P बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा T⁴। सीधी सी बात। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। परिभाषा यहाँ हम लिख दे रहे हैं पूरी बात। ये एक्स्ट्रा है, आता नहीं पॉलिटेक्निक आईआईटी में, आता बस यहीं तक है जहाँ तक ये है। तो किसी कृष्णिका मतलब आदर्श कृष्णिका है। ठीक है, जब कृष्णिका बोले कोई तो आदर्श कृष्णिका ही समझते हैं। आदर्श कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड ठीक, प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। अरे हाँ ना बोलो, हो गया? सही बात है, यही तो किए हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ EB क्या बता रहा है? आइडियल ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता है, या ये जो कहानी लिखी है वो है EB। ठीक है, तो आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, यही चीज़ यहाँ लिखे हैं T⁴, लेकिन एक ही बात रहेगा, डिग्री सेल्सियस में नहीं। डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर दिया है तो केल्विन में बदल के लगाएंगे। यहाँ अगर T1/T2 दिया है तब तो चाहे तुरंत कट जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखेंगे केल्विन में, कट जाएगा। E1 E2 में कोई दिया रहेगा, पावर 4 है, ध्यान देना। ठीक है, यहाँ भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सिग्मा कांस्टेंट है, कट जाएगा वहाँ। सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, परीक्षा में पूछा जाता है, सिग्मा का वैल्यू देख लीजिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये साहब भी स्वाहा हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
टॉपिक क्या है? वीन का विस्थापन नियम, वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ। गजब कला है, इसके सहारे आप यहाँ बैठे बैठे तारों का टेम्परेचर बता सकते हैं। सूर्य का टेम्परेचर किसके लिए? आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए दिया गया है। सूर्य तारे क्या है? आइडियल ब्लैक बॉडी है। इसीलिए पिछली आइडियल ब्लैक बॉडी वाले टॉपिक पे अभी जब बात कर रहे थे पीछे हम, तो बताया कि सूर्य तारे आइडियल ब्लैक बॉडी हैं, तभी तो बीन साहब लगा पाएंगे अपना नियम। ये आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए इनका नियम क्या है समझिए। मान लीजिए कोई स्टार है, तारा है, ठीक है, आइडियल ब्लैक बॉडी है कि नहीं है? सर ये आइडियल ब्लैक बॉडी है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये समस्त तरंगदैर्घ्य, समस्त विकिरण को निकालेगा, समस्त तरंगदैर्घ्य की विकिरण को। लेमडा इसका क्या होगा? समस्त तरंगदैर्घ्य आएंगे, बोलो हाँ या ना। इसमें से समस्त तरंगदैर्घ्य आ रही हैं, छोटी बड़ी बहुत सी तरंगदैर्घ्य आ रही हैं। अब हम आपको समझाने के लिए एक जनरली ले रहे हैं। मान लो 3900 एंगस्ट्रम की तरंग आई, फिर 4400 एंगस्ट्रम की तरंगदैर्घ्य आई, फिर और भी आई, मान लो क्या सर, और क्या माने, मान लो कि और आ गई आपकी 4700 एंगस्ट्रम की तरंगदैर्घ्य आई, ये 4700 एंगस्ट्रम की तरंगदैर्घ्य आई, फिर 4700 एंगस्ट्रम की तरंगदैर्घ्य आई, ठीक है, ये 4700 एंगस्ट्रम की तरंगदैर्घ्य आई। अरे सर ये तो ज़्यादा हो रही है। अरे हम ज़्यादा लिए हैं तब ना हो रही है। 4800 एंगस्ट्रम की तरंगदैर्घ्य आई, ठीक है। अब 5500 एंगस्ट्रम की तरंगदैर्घ्य आई, ठीक है। अब मान लिए 7800 एंगस्ट्रम की तरंगदैर्घ्य आई, ठीक है। ये देखो तरंगदैर्घ्य आ रही है, विकिरण आ रही है ना। अब मुझे यहाँ देखकर केवल बताओ, ये वेवलेंथ आ रहा है ना, सब ये वेवलेंथ है, इससे निकलने वाली वेवलेंथ है। किसी टेम्परेचर पे होगा? हाँ किसी टेम्परेचर पे है। सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी एंगस्ट्रॉम दिख रहा है? सर 4700 सबसे ज़्यादा दिख रहा है। 4 बार 4700 4700 4700 4700, बाप रे। और यहाँ ये देखो 3900। तो जो यहाँ बात करता है कि अधिकतम तीव्रता किसकी है। अब आपसे अगर हम पूछें कि जो तरंगदैर्घ्य आई, जैसे पर्दा लगा रहेगा, पर्दे पर कलर दिखेगा आपको। कैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है? पर्दा है, किसी तारे से आ रहा है, कलर उस पर दिखेगा, तो लाल नीला पीला सबका वेवलेंथ क्लियर होता है। लाल का क्या वेवलेंथ है, नीले का पीले का, सबका वेवलेंथ लोगों को दुनिया को पता है। तो पट्टी दिखती है, पट्टी दिखी पर्दे पर, कौन से रंग की पट्टी ज़्यादा है? जैसे 4700 4700 4700 4700, इसकी पट्टी ज़्यादा दिखेगी। इसका मतलब इस तरंगदैर्घ्य के संगत जो एसोसिएट हैं, इंटेंसिटी ज़्यादा है, तीव्रता ज़्यादा है। आ तो रहे हैं सब, लेकिन इस तरंगदैर्घ्य की तीव्रता उसमें ज़्यादा है। बात समझ गए कि नहीं? समझ गए? ला रहे हैं सभी वेवलेंथ, निकाल रहा है सभी वेवलेंथ, लेकिन कौन सी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है? ये तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो ये कहता है, इसी को कहते हैं लेमडा एम। लेमडा एम समझ गए क्या है? लेमडा एम मैक्सिमम, ये नहीं कि 7800 लेमडा एम है ना। लेमडा एम बताओ इसमें क्या है? लेमडा मैक्सिमम मतलब तरंगदैर्घ्य मैक्सिमम क्या है? 7800 है कि 4700? सर 4700 है। ये जो लेमडा एम होता है वो ये शो करता है कि किसकी तीव्रता ज़्यादा है। मैक्सिमम तरंगदैर्घ्य, अधिकतम तरंगदैर्घ्य मतलब तीव्रता के संगत में कौन सा जो आ रही हैं, किसी टेम्परेचर पे होगा ना, गिवन टेम्परेचर कोई है, उस पर जो आ रही हैं T1 पर, वो किसकी ज़्यादा तीव्रता है, कौन से ज़्यादा आ रही हैं तरंगदैर्घ्य। तो 4700 वाली बहुत ज़्यादा इसमें दिख रही हैं, आ तो सब रही हैं। तो लेमडा एम क्या होगा? 4700। ये नहीं कि 7800 होगा। आप क्या गलती करते हैं? लेमडा एम को सोचते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ, अर्थात जो उससे आ रहे उसमें अधिकतम वेवलेंथ क्या है। ये चीज़ नहीं है। अधिकतम यहाँ ये नहीं है कि उस जो आ रही है उसमें सबसे बड़ा कौन तरंगदैर्घ्य है, नहीं। यहाँ ये बात कहता है कि जो आ रही हैं तरंगे, 100 तरंगे हैं, उसमें से 40 ठो 4700 वाली हैं, बाकी 10 ठो ई हैं, 10 ठो हैं, ऐसे बटे हैं। तो लेमडा एम क्या हो जाएगा? 4700। इसका मतलब जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ तीव्रता ज़्यादा होगी, संख्या ज़्यादा होगी, वो लेमडा एम होता है। बात समझ गए? हाँ, तो यही लेमडा एम कहता है, सॉरी बीन क्या कहते हैं कि जो यही लेमडा एम है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? परम ताप के। परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ताप अगर ज़्यादा होगा तो लेमडा एम कम होगा, ताप अगर कम होगा तो लेमडा एम ज़्यादा होगा। मतलब समझ गए? अगर ये, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर कम हो, ये कम हो, ताप कम हो, तो इस बॉडी से जो भी निकलेंगी वेवलेंथ ना, जो भी तरंगदैर्घ्य निकल रही है, तो हाई उसमें
78, जैसे यही है देख लो, अगर टेम्परेचर हम कम किए हैं तो 7800 इसमें ज़्यादा बड़ी है ना, तो 7800 वाली बहुत ज़्यादा निकलेंगी। संख्या किसकी ज़्यादा होगी? 7800। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, थोड़ा सा वो बढ़ाए, मान लो कि अभी हम रख दिए 6000 एंगस्ट्रम, ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस रख दिए, तो पता चला 7800 वाली बहुत आ रही हैं इस तारे से, ठीक है। क्यों? कुछ तो मानना पड़ेगा ना, ये ज़्यादा होगा 6000 पे, मान लो लैम्डा एम 7800 आ रहा है, ये मान लिए हम। अब जरा बताओ, बढ़ा रहे हो सर 8000 डिग्री सेल्सियस कर दिए, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये कह ये रहा है कि उल्टा होगा, संख्या घटेगी किसकी? 7800 वाली अब ज़्यादा नहीं आएगी। 100 तरंगे आ रही थी, 100 तरंगों में 7800 वाली अभी ज़्यादा आ रही थी। कब? 7800 एंगस्ट्रम वाली ज़्यादा आ रही थी जब 6000 एंगस्ट्रम रखे थे। अब 8000 एंगस्ट्रम रख दिए तो 7800 वाले की मैक्सिमम संख्या नहीं है, अब ये मैक्सिमम ख़त्म। ये किस पर थी? 6000 पर मैक्सिमम थी। 8000 पर कौन मैक्सिमम होगा? इसके पहले वाले कोई मैक्सिमम होगा। 8000 पे हम मान लिए सर 5500 वाली अधिकतम है, 5500 एंगस्ट्रम अधिकतम है। चलो 10000 कर लो, 10000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिए। अब क्या होगा सर? इधर वाले आ जाएंगे, 4800 आ जाएगा, हो सकता है 4800 एंगस्ट्रम का ज़्यादा सबसे संख्या हो। 100 में 100 आ रही हैं, 100 में ही देखना है। इसका मतलब जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे तो छोटी तरंग दैर्घ्य वाली संख्या में बढ़ती जाएंगी। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे आप ताप बढ़ाएंगे किसी भी पिंड का, तो उससे आने वाली तरंगें तो सब आ रही हैं, लेकिन उन तरंगों की रेंज में छोटी तरंगों की संख्या मैक्सिमम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ताप बढ़ाओगे तो लैम्डा एम क्या होगा? घटते हुए क्रम में जाएगा, छोटी तरंगें वहाँ से ज़्यादा निकलेंगी, और ताप घटाओगे तो बड़ी तरंगें ज़्यादा निकलेंगी। अब ये बताओ, सूर्य का ताप तो बहुत है, पृथ्वी का ताप कम है, दोनों से वेव निकलेंगी। अब बताओ, सूर्य से बड़ी तरंगे की संख्या, ये सूर्य से मान लो आ रही है अगर, तो उसमें किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी? ताप ज़्यादा तो तरंगदैर्घ्य कम, छोटी तरंगों की संख्या ज़्यादा होगी, तो सूर्य से आने वाली छोटी तरंगों की संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन पृथ्वी से अगर छोड़ा जाए, पृथ्वी से तरंग जो छोड़ रही है उसमें क्या होगी? बड़ी बड़ी तरंगों की संख्या ज़्यादा होगी। इसीलिए आपने सुना होगा कि सन से आने वाली छोटी तरंगें होती हैं ज़्यादा मात्रा में, लेकिन जब पृथ्वी ठंडी है तो इससे जाने वाली तरंगें क्या होती हैं? बड़ी बड़ी तरंगदैर्घ्य की होती हैं, बड़ी बड़ी तरंग की संख्या ज़्यादा होती है। समझ में आया? संख्या का महत्व यहाँ बीन ने बताया। ठीक, अब इसके सहारे आप टेम्परेचर बताते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं। किसी कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की अधिकतम तीव्रता के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा एम उस पिंड के परंताप के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यह होता है। अब क्या कहना चाहता है? कहना चाहता है यही कि लैम्डा एम व्युत्क्रमानुपाती क्या? टी। चाहो तो इसे आप इस खोल के इस तरह से भी लिख सकते हो, लैम्डा 1 m1 अपान लैम्डा m2, ठीक है, या लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 भी दुनिया लिखती है। उल्टा हो जाएगा, खोलना आप व्युत्क्रमानुपाती जानते हैं, T2 अपान T1। याद रहे कि केल्विन में होगा T1 और T2, ठीक है। अब दो बॉडी कोई भी हैं, दो तारे हैं, उनका तरंगदैर्घ्य ये लैम्डा एम ये सब दिया है दोनों का, और किसी एक का ताप दिया है, दूसरे का ताप निकाल सकते हैं। ठीक है सर, एक ही का लैम्डा दिया हो तो ताप निकाल सकते हैं? हाँ, आराम से। देखो कैसे, इसको खोलोगे तो कांस्टेंट आएगा जी, वो तो आएगा ही। तो चलो खोल देते हैं। तो लैम्डा एम बराबर बी, कांस्टेंट को क्या लिखते हैं यहाँ? बी अपॉन टी। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो लैम्डा एम इंटू टी बराबर बी। सर ये साहब क्या है? बी कौन है? बी आप जानते ही हैं, जहाँ बी क्या है? बीन नियतांक है। बी क्या है? बीन नियतांक है। और इसका मान क्या होगा? मात्रक बता सकते हैं जी? बी का मात्रक पहले तो बता दीजिए सर। बी का मात्रक हो जाएगा सिंपल, क्या? लैम्डा क्या है? तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य मतलब दूरी, मीटर, और टेम्परेचर का मात्रक केल्विन, तो मीटर केल्विन, डैश लगा दिए केल्विन, या शाही मात्रक मीटर केल्विन हो गया। सर मान बता दीजिए, बी का मान क्या होता है? 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ठीक है। तो ये मान है। अब टी क्या है? परंताप है। लैम्डा एम क्या है? अभी समझा दिए,
जो यहाँ ऊपर लिखा भी है, तीव्र किसी भी कृष्णिका से निकलने वाली जो विकिरण ऊर्जा है उसके अधिकतम जो तीव्रता होगी उसके संगत तरंगदैर्घ्य है। समझाए थे, समझ में आया होगा। अब इसके सहारे आप मान लो जो क्या हुआ, किसी तारे से आ रही है किरण, पर्दे पे मिल रहा है, सबसे ज़्यादा कलर उस पर्दे पर कौन सा दिख रहा है तरंगदैर्घ्य, तरंगदैर्घ्य के अनुसार कलर आप देख सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा कलर दिख रहा हो उसका वेवलेंथ ले लीजिए, ताप मिल जाएगा, क्योंकि ताप निकालना है, इसी का भाग दे देंगे। सबसे ज़्यादा दिख रहा है, पता चला पीला, सर पीला 5500 एंगस्ट्रॉम मान लो, तो 5500 एंगस्ट्रॉम अगर सबसे ज़्यादा दिख रहा है, इसका मतलब है बी में 5500 एंगस्ट्रॉम का भाग कर देंगे, एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल के, आंसर आ जाएगा टेम्परेचर। अभी हम सूर्य का ताप निकाल के बता रहे हैं, पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सूर्य का ताप निकालते हैं। इस सूर्य के लिए हम लोग देखते हैं फिर क्या, सूर्य जो अपना सूर्य है, सूर्य से आने वाली विकिरण ऊर्जा को जब हम पर्दे पर देखते हैं तो उससे निकलने वाली सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य का वेवलेंथ होता है वो 4753 होता है। 4753 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आती हैं। कहाँ से? सूर्य से। पर्दे पर देखने को मिला 4753 वालों की संख्या आती तो सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या इस वेवलेंथ की है। ठीक है, इसका मतलब लेमडा एम यही है, तो लेमडा एम ये है। और बी का मान तो आप जानते हैं, बी नियतांक 2.89 × 10⁻³ मीटर केल्विन। अब क्या होगा, अब फार्मूले में बीन के रख दो, बस कुछ नहीं करना होता। किसी तारे से आने वाले स्पेक्ट्रम पे देख लेते हैं पर्दे पर, सबसे ज़्यादा किसका वेवलेंथ है वो वेवलेंथ देख लीजिए, तुरंत टेम्परेचर आ जाएगा। क्या, लेमडा एम इंटू क्या, बी बराबर, सॉरी लेमडा एम इंटू टी बराबर क्या आ जाएगा, बी। यही फार्मूला है, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, बी अपान लेमडा एम। बी का वैल्यू पता है जी सर, सामने है 2.89 × 10⁻³ अपान 4753। एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लो या साइन कर लो, 4753 × 10⁻10 मीटर हो जाएगा। एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻−10 मीटर होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। उसको रख दिए हम यहाँ, 10⁻10 हो जाएगा, या साइन बदल दिए। ठीक, अब इसे हल कर लो, 10⁻10 हल कर लो और इसे हल कर लो, आप कैलकुलेटर से हल कर लीजिएगा। हम इसे लिख दे रहे हैं, ये होता है 6080 केल्विन आता है हल करने पर। ठीक है, जो सूर्य का टेम्परेचर है 6000 के अबाउट में सूर्य का टेम्परेचर होता है। ठीक है, जो इसके सहारे निकाल लेंगे। इसी तरह से किसी और का भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो तारे का अलग अलग दिया है सर, एक तारे का दिया है, दूसरे तारे का दिया है, तो इसमें तीन चीज़, ये λ1 दिया है, λ2 दिया है, टी इस तारे का टेम्परेचर दिया है, इसका पूछा है। लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते? अभी बताए थे ना, अभी ऊपर फार्मूला कि λm1 अपान λm2 बराबर T2 अपान T1, यही तो बोले थे। इससे लगा लोगे, λ1 दिया है, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये पूछेगा, मतलब चारों में से कोई तीन देगा, चौथा पूछेगा, वैल्यू रखोगे आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ले लो, शीतलन नियम है, बहुत ही बेहतरीन नियम है। ठीक है, इस पर एक न्यूमेरिकल स्पेशल आता है, वही हर परीक्षाओं में आता है, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो, IERT हो, नीट हो, JEE मेंस तक के, यहाँ से न्यूमेरिकल वो बनता है, बड़ा शानदार न्यूमेरिकल बनता है। बस उसी न्यूमेरिकल को लगाने, ज़्यादातर वही न्यूमेरिकल से संबंध रखता है, उसी टाइप के न्यूमेरिकल से। क्या होता है जरा समझिए, कहता है इस तरह से है कि किसी वस्तु का ताप 80 डिग्री से 70 डिग्री तक ठंडा होने में 10 मिनट का समय लगता है, तो 70 डिग्री से 60 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लेगा, जबकि कमरे का ताप या वातावरण का ताप 40 डिग्री सेल्सियस है। इस तरह का सवाल होता है, और इस तरह का सवाल देखेंगे हर स्थान पे पूछा जाता है, और यही न्यूटन का शीतलन नियम लगा के आप सवाल को सॉल्व करते हैं। और हो न हो बहुत लंबा चला जाता है, 1.5 पेज में चला जाता है इनके नियम से। अब हम क्या करें, 1.5 पेज का सवाल लगाने में बहुत लोग वहीं कैलकुलेशन में गलत करते हैं, बहुत लोग ऊब जाते हैं। तो आप हमारे पास आएंगे कि सी मेथड लगाइए, कोई जादुई तरीका बताइए कि न्यूटन भी शर्माएं। तो आइए हम आपको एक ऐसा मेथड बताएंगे कि चाहे वो टाइम पूछे, चाहे वो टेम्परेचर पूछे, चाहे वातावरण का टेम्परेचर पूछे, कुछ भी पूछे आप उत्तर बता लोगे, जो कि अब तक परीक्षाओं में आता रहा है। देखते ही आराम से 2 लाइन में आंसर आ जाएगा,
खुशी खुशी मस्ती में आप मनमना के लगाओगे। चलो देखते हैं, समझाते हैं। पहले तो इनका नियम बता देते हैं। कुछ नहीं, ये कह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु है गर्म है तो उष्मा हानि की दर होगी, उसमें उष्मा हानि होगा, एनर्जी लॉस करेगा तभी तो ठंडा होगा। तो उष्मा हानि की जो दर है वो वस्तु और जो वातावरण का ताप है उसके अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तापांतर ज़्यादा है तो उष्मा हानि की दर तेज़ी से होगी उष्मा हानि, और अगर तापांतर कम है तो उष्मा हानि की दर कम होगी। लेकिन ये टेम्परेचर डिफरेंस बहुत छोटे के लिए ये शीतलन नियम लगता ही है, छोटे टेम्परेचर डिफरेंस के लिए लागू हुई होता है। तो बहुत बड़े टेम्परेचर डिफरेंस के लिए शीतलन का नियम इनका नहीं लगता। तो पहले इनकी कमियां जान लो, छोटे टेम्परेचर डिफरेंस के लिए लागू होगा। तो इनका क्या कहने का मतलब है कि किसी वस्तु के उष्मा हानि की दर, किसी वस्तु के उष्मा हानि की दर वस्तु तथा वातावरण माने चारों तरफ का उसका जो भी एरिया है, जो भी चारों तरफ, वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु के उष्मा हानि की दर वस्तु तथा वातावरण के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका क्या कहने का मतलब है? इसका मतलब ये है उष्मा हानि की दर, उष्मा हानि की दर एक टेम्परेचर डिफरेंस जब कम हो तब के लिए लागू होगा। बार बार कह रहे हैं, प्रोपोर्शनल टू T माइनस T नॉट। T क्या है? वस्तु का ताप। जहां सर T क्या है? वस्तु का ताप, वस्तु का ताप। सर T नॉट क्या है? ये वातावरण का ताप, वातावरण का ताप है। दोनों का डिफरेंस जो होगा उसी के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है। तो सर शीतलन का नियम कैसे आया? इसी उष्मा हानि की दर को लगा दोगे, शीतलन का नियम भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उष्मा का फार्मूला क्या है? MS डेल्टा T। तो दर, उष्मा हानि की दर माने अपॉन T। तो इसी को आप थोड़ा सा आगे पढ़ोगे dt अपॉन dt कर सकते हैं। d माने डेल्टा को d कहते हैं। ms का उधर भाग कर दोगे तो डेल्टा t अपॉन t प्रोपोर्शनल टू एरिया भी आ जाता है यहाँ। तो एरिया अपॉन ms इंटू एरिया पर भी डिपेंड करता है ना। दिस, ये ठंडे होने की दर है, ठंडे होने की दर। अब इसी को कांस्टेंट मानते हैं, फिर इसे हटाते हैं, कांस्टेंट लाते हैं, दुनिया भर का बवाल करते हैं। हम ऐसे लगाएंगे ही नहीं, हम अपना नियम दुनिया भर का बवाल क्यों समझाएं, हम सी मेथड लगाओ ना। पहले तो ये बातें समझ गए, ये बातें समझ गए हो तो अपना लिख पढ़ लेना इसे हटाएंगे, सी मेथड समझाएंगे और बताएंगे, आंसर भी आएगा। क्वेश्चन ही करना होता है यहाँ से। तो हटाएं इसे, हो गया है, लिख लिए होंगे, नहीं रोक के अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सर उष्मा हानि की दर या ठंडे होने की दर, शीतलन का नियम। चलो क्या बातें हैं सर, कुछ खास बताएंगे आज? सर बहुत खास तुम्हें बताने वाले हैं, देख लो। ये कौन सा मेथड अब चल रहा है? सी मेथड। सी मेथड मतलब CB मेथड, मेरा मेथड अब चलेगा। चलो, बाहर का टेम्परेचर, वातावरण मतलब बाहर, बाहर का टेम्परेचर क्या हो गया? T नॉट। बाहर का टेम्परेचर क्या है? T नॉट। बाहर चारों तरफ का टेम्परेचर क्या है? T नॉट। अच्छा, वातावरण का जहाँ है। अब ये वस्तु है, वस्तु T1 टेम्परेचर से कुछ टेम्परेचर होगा, T2 टेम्परेचर तक ठंडा होगी। ठीक है, T1 से T2 तक ठंडा होगी तो कुछ समय लेगी कि नहीं? समय लेगी सर। स्मॉल T1 टाइम में ठंडा हो रही है, मान लो स्मॉल T1 में 80 से 70, 60 से 50 जो भी हो रहा है, शुरू में कुछ न कुछ देता है सवाल में इस तरह से कि यहाँ से यहाँ तक ठंडा होती है। तो T1 से T2 तक जाने में कुछ समय लेगी, उसे हम T1 स्मॉल T1 कर लिए, टाइम स्मॉल T1। ये T1 T2 क्या है? टेम्परेचर है, ये ताप है। अब दूसरा फिर क्या कहेगा? θ1। क्या? θ1 टेम्परेचर को थीटा से भी दिखा रहे हैं। θ1 टेम्परेचर से θ2 टेम्परेचर तक, θ1 से क्या? θ2 तक ठंडा होने में फिर समय कुछ लेगा, समय कुछ लेगा।
उस समय को हम T2 दिखा दिए। कोई दिक्कत वाली बात? बाहर का टेम्परेचर T0, कितने लोग हैं देख लो, इतने लोग आते हैं उस सूत्र में, और इतने लोगों में से कोई भी एक पूछ लेगा, बाकी सब दिया रहेगा। देख लो कितने हैं, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 चीज़ें हैं, इसीलिए बड़ा भयानक बन जाता है सवाल। 7 में से 6 आपको दिया रहेगा और 7वां पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है वो। तो कैसे निकालें सर, ये तो बड़ा डेंजरस हो जाएगा। तो सर है ना, जादू बताएंगे? कुछ नहीं करना है, देखो फार्मूला बताएं, सी मेथड। क्या? कुछ नहीं भाई, T2 अपॉन T1, क्या T2 अपॉन T1, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, समय T1, उल्टा है। अब नीचे क्या, जैसे ऊपर किए वैसे नीचे करो, θ1 माइनस θ2। फार्मूला सेट कर रहे हैं तुम्हारे लिए, एक बार फार्मूला देख लो, अपने आप बन जाएगा। T1 से T2 गया तो T1 माइनस T2, θ1 माइनस θ2। ये T1 T2 T1 क्या है, टाइम है। सर फार्मूला बड़ा आएगा, 7 चीज़ें हैं, 7 के एक साथ हम फार्मूले में रखना ही पड़ेगा, तभी तो उत्तर आएगा। 6 दिया रहेगा, 7वां पूछेगा, ये गुरुजी घटा दिया, गुस्सा आ गया बाबा, गुस्सा आ गया, जोड़ दे, जब गुस्सा आएगा तो जोड़ दे अगवा ले जाके, यहाँ घटाए है तो गुस्सा होता तो अगवा जोड़ दो ना बराबर। ल गुरुजी कहत है तो जोड़ देते, T1 प्लस T2। अरे है ना हो कुछ करबा, हाँ गुरुजी कह देते, माइनस 2T0 अपान अपान यह सेम बतिया यूँ कह दे, θ1 थीटा है यार, θ1 प्लस θ2 माइनस 2T0। अरे हाँ ना बोलो, समझ में आया? कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा। ये मत सोचिएगा नहीं याद होगा, बड़े आराम से याद हो जाएगा। अभी हम याद भी यही करा देंगे, चिंता ना करो। कौन क्या है लिख दे रहा हूँ। अब कौन क्या है वहाँ लिखे तो हैं, कौन क्या है। ये सब क्या है, ताप है। ये क्या है, ताप है। ये क्या है, ताप है। और ये भी ताप है, ये भी ताप है। ये क्या है, ये सर वातावरण का ताप है, वातावरण का ताप है, वातावरण का ताप है। और ये क्या है, बॉडी के टेम्परेचर है। और समय T1 T2 है। अब कहीं लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको ही कॉन्सेप्ट को समझा देंगे, यहाँ काम हो जाएगा। फार्मूला सर नहीं याद होगा, भूल जाएगा। कैसे भूल जाएगा, हम है ना, टाइम 2 टाइम है, 4 ताप हैं, यहाँ एक वातावरण का 5 ताप है। ताप के साथ खेलना है। T1 से T2 ठंडा होने में कुछ समय लेगा, वो दिया रहता है, कुछ न कुछ ऐसे खेलेगा। तो उस पहले प्रोसेस को स्मॉल T1 टाइम लिए हैं, दूसरे वाले को स्मॉल T2 लिए हैं। तो T2 अपॉन T1 करना है। सबसे पहले फार्मूले में क्या करना है, T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, और फिर खेलना है, बस इसके बाद कुछ नहीं करना है। T2 अपॉन T1, फिर देखो पहले में T1 माइनस T2 अपॉन θ1 माइनस θ2। देखो सेम बात है, समय को उल्टा कर दिए हैं। T2 अपॉन T1, बाकी को देखो, T1 माइनस T2 अपॉन θ1 माइनस θ2। बस ये डायग्राम दिमाग पे है, काम हो गया। बराबर यहाँ घटाए थे, यहाँ जोड़ दिए, T1 प्लस T2 अपॉन θ1 माइनस θ, तो प्लस कर दिए θ1 प्लस θ2 माइनस 2T0। वातावरण गुस्सा हो गया कि तू लोग 2 ही लोग हैं, हम अकेले हैं, सोचा 2 लोग हैं। तो वातावरण कहा कि हम हो 2 लोग, तो T1 प्लस T2 माइनस 2T0, θ1 प्लस θ2 माइनस 2T0, तभी तो बराबरी का सौदा होगा। तो तू लोग 2 लोग हैं, तो हम हो 2 लोग। समझ में आए बात? हाँ, मजाक में पढ़ लो, ये फार्मूला अपने आप 2 बार लिखोगे, याद हो जाएगा। अब इस पर अगर सवाल तुम्हें लगा दें तो मज़ा ही आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? सवाल आ जाए गुरुजी तो मज़ा ही आ जाए तब तक। चलो तो सवाल एक लगाता हूँ, जब तक सवाल नहीं लगाओगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। सवाल लगाओगे अपने आप कह दोगे गजब का जादू है। पहले सवाल तो देखो, अब नहीं तो जाओ 2-3 पेज लगाना, हमें क्या। क्वेश्चन देखो दिया क्या, देखो 6 चीज़ें दिया है क्या, 1 2 2 4 5 दिया है गुरुजी, 6वां भी दिया है, देखो तो सही। यही दिमाग लगा ना, 6वां दिया है कि नहीं। देखो T1 से T2 दिया है जी सर, 60 से 40, फिर θ1 से θ2 सर, नहीं तो वही θ2 पूछा है ना,
अगले 5 मिनट में टाइम तो सेम दिया कि अगले 5 मिनट में θ2 टेम्परेचर बताना है। θ1 क्या होगा, ज़्यादातर केस में T2 ही θ1 बन जाता है। यही जो दूसरा ताप होता है वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। जब सवाल करा 40 से ही तो शुरू होगा, नीचे जाएगा टेम्परेचर, तो जो T2 है वही θ1 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं भाई? 5 मिनट में 60 से 40 आया, तो अगले 5 मिनट बोल रहा है, तो 40 से कहाँ तक जाएगा वही पूछ रहा है, तो θ1 तो 40 ही हुआ। समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, लेकिन ऐसे भी सवाल कर सकता था, तब अलग अलग हो जाता। नहीं तो आपके दिमाग में आएगा सर तब T2 यहाँ है तो यहीं T2 रख दिए होते, T2 से θ2 कर दिए होते। ऐसा आ सकता है, लेकिन सवाल अलग भी बन सकता है मेरे भाई। सवाल ऐसा भी बन सकता है कि एक वस्तु है जिसका 60 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान आने में 5 मिनट का समय लेता है, तो 30 डिग्री से 20 डिग्री तक आने में कितना समय लगेगा। अब अलग अलग हुआ कि नहीं? 30 से 20 अलग हो गया ना, 60 से 40, 30 से 20 पूछ रहा है। समझ में आ गया? तो आप ध्यान दीजिएगा। और ये वातावरण का ताप दिया रहेगा और टाइम कभी इक्वल दे देगा, कभी अनइक्वल, ज़्यादातर इक्वल ही देता है। कभी कभी टाइम पूछ लेगा तो ये सब इक्वल कुछ देगा, इस सिमिलरिटी देगा। तो कुछ नहीं, वैल्यू रखो, आंसर पा जाओगे। सर इसको हल कर लें, बहुत आसान है भाई। इतना आसान तो आप देखे नहीं होंगे, मज़ा आ जाएगा। हल करो सर, डायरेक्ट हल करें, डायरेक्ट हल करें। ये देखो 5 मिनट 5 मिनट, T2 T1 ख़त्म, रखना नहीं है, रख दें क्या एक बार? चलो रख देते हैं। 5 मिनट अपान 5 मिनट, दोनों 5-5 मिनट हैं, काम ख़त्म। 60 से 40, T1 से T2, 60 से 40 तो घटा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात, θ1 से θ2, अगले 5 मिनट में पूछ रहा है, θ1 नहीं पता है कहाँ से, अर्थात 40 के बाद शुरू होगा। 40 माइनस θ2 यहीं से शुरू होता, 40 के बाद तो नीचे जाएगा, तो अगले 5 मिनट बोला है, इसका मतलब 40 से नीचे कहाँ तक जाएगा, तो θ1 40 हो गया। अब यहाँ आगे वाला फिर जोड़ दो इसी तरह से, 60 और 40 क्या हो जाएंगे सर? 60 प्लस 40, ये चीज़ जोड़ना नहीं है, तुरंत जोड़ देना है मन में। माइनस 2T0, 2 और T0 क्या था? 10 डिग्री। T0 क्या है? कमरे का ताप 10 डिग्री, तो 2 × 10। ठीक है, अब 2 × 10 लिखना थोड़ी है, डायरेक्ट 20 लिखेंगे। अभी आपको समझाने के लिए एक बार हम लिख दे रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे। अपान क्या हो जाएगा? θ1 प्लस θ2, तो 40 प्लस θ2 माइनस 2 × 10। ये देख लो, पूरा फार्मूले में सेट किए हैं, ऐसे हल नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता दे रहे हैं। 5 से स्वाहा, 60 माइनस 40 20 आ गया, 20, 40 माइनस θ2, 40 माइनस θ2 बराबर 60 और 40, 100, 100 माइनस 20 80 अपान 20 घटाओ, 40 में से 20 जाएगा, क्या आएगा? 20 आएगा, तो 20 प्लस θ2, 20 प्लस θ2, और 20 चौका 80, ये कट गया, 20 एक्का 20, 20 चौका 80, तीर गुणा कर लो, उत्तर आ जाएगा सर 20 प्लस θ2 बराबर 4 चौक 16, 160 माइनस 4 θ2, पक्षांतर करो, 4 और θ2 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 5 θ2, और ये भाई साहब 20 आके घट जाएंगे 160 में से, तो 160 माइनस 20 बराबर 140। θ2 का मान बताओ, 140 अपान 5 बराबर 5 दूनी 10 और 5 अठे 40, 28 डिग्री आंसर। 28 डिग्री क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आया? नहीं आया? सर इतना बड़ा करना, इतना बड़ा कहाँ करना पड़ेगा? इसे अगर लगाना है फ्यूचर में तो कैसे लगाएंगे? फ्यूचर में अगर इस सवाल को लगाना है तो अभी तो एक पहला सवाल हमने दिया, इसको कैसे लगा देंगे? सीधा सीधा लगा लेंगे। 5-5 मिनट दिया तो उसे लिखना ही नहीं है, 5-5 मिनट टाइम कट गया। 60 से 40 अर्थात 20 अपान, आदत बन जाएगी, और 40 से फिर नीचे जाना है, इसका मतलब 40 माइनस θ2, ये हो गया बराबर, दिमाग में ही हल हो जाएगा। 60 40 100, और ये जो वातावरण का ताप है उसका दोगुना, 100 माइनस 20 80 अपान क्या हो जाएगा? 40 माइनस 40 प्लस θ2 माइनस 20, तो इसका मतलब 20 प्लस θ2, यही आएगा। तीर गुणा, ये देखो 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्ट θ2 का मान सॉल्व हो जाएगा, 28 आ जाएगा। बोलो ज़्यादा बड़ा रहेगा? बस आदत तो बनाओ,
अभी मैं और क्वेश्चन देता हूँ। सबसे पहले तो इसे आप बना लीजिए, तब मैं आपको और क्वेश्चन इस पर देता हूँ। बहुत गजब का चीज़ है, मैंने बहुत मेहनत करके बताया। दुनिया में कहीं भी कुछ नहीं है, इसमें कोई नहीं बताया है। सब 1.5-2 पेज में लगाएंगे, परेशान करेंगे। चाहे अगर आपको विश्वास नहीं है तो देख लीजिएगा किसी का, न्यूटन का शीतलन नियम कोई सवाल डाल के। ठीक है, क्या ये अब ये किसी को फैलाना मत है, अपने लिए रखना, तुम्हारे लिए बनाया हूँ। कौन सा मेथड है? सी मेथड। तो तुरंत आ जाएगा इस तरह का सवाल। इसमें से सोच लो कितने हैं, कोई भी देकर कोई पूछ ले, 7 में से 6 देकर कोई भी पूछेगा, आप तुरंत निकाल दोगे। अदरवाइज उन लोगों का न्यूटन का नियम है उससे फंसे रहोगे। कुछ और पूछा उसी में गुड़ा भाग इधर उधर तेर परेशान हो जाओगे। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुविधाजनक चीज़ यहाँ सेट कर दिया है, बना लो। ये मैं तुम्हारे लिए केवल बनाया हूँ, सॉल्व कर लो। एक क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का ताप 5 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है, तो 50 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री तक ठंडा होने में कितना समय लगेगा, जबकि कमरे का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। लगाएंगे? कुछ नहीं है सर, अब तो हम मास्टर हो गए। फार्मूला याद है ना क्या? T2/T1, T1 माइनस T2। अब मास्टर हो गए कि नहीं? थीटा माइनस θ2 बराबर T1 प्लस T2, जो माइनस किए थे वही जोड़ना है, -2T0 θ1 प्लस θ2 -2T0। बोलो वैल्यू रख दो सर। क्या वैल्यू रखें? T2 क्या पूछा है? T2 तो पूछा है 5 मिनट में, अर्थात T1 दिया है 80 से, ये दिया है कैपिटल T1, ये कैपिटल T2, और ये देखो θ1 दिया है 50 से कहाँ तक आना है? 30 तक। θ2 मिल गया तुम्हें, ये देखो θ1 50, θ2 30, और वातावरण का ताप T0। सब दिया है कि नहीं? 7वां पूछा है, T2 पूछा है इस बार। तो चलो जो पूछा है उसको निकाल देते हैं, बाकी को रख देते हैं। चलो T2 निकालना है सर। T2/T1, T1 क्या है? 5 मिनट, मिनट में है, ध्यान देना, 5 मिनट मिनट में है, तो मिनट में ही निकालना है लास्ट में। 5 मिनट है मान लो। T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 कितना हो? 80 से 80 माइनस 60 डायरेक्ट लिखूंगा, अब बहुत हो गया, अब आप प्रो खिलाड़ी हो गए। 80 से 60 कितना है? 20। फिर कितना है? θ2 माइनस 50 से 30, वही आया, फिर 20। यही तो है मज़ा, यहाँ स्वाहा हो जाएगा। 50 से 30 भी। अब T1 प्लस T2 जोड़ दो, 80 60 8 6 14 140 माइनस 2 इंटू 20। सर 40 डायरेक्ट करो ना, कैसे आया? इस फार्मूले में रखो वहाँ T0 का मान। θ2 प्लस θ, ये θ1 θ2 जोड़ दो, 50 और 30 क्या हो जाएगा सर? 80 माइनस क्या हो जाएगा? फिर 40। सॉल्व कर लो भाई साहब, स्वाहा। 140 40 100 आ गया, अपान 80 में 40 100 ए दिस 10/4, मतलब 5/2। 5/2 ये आया, 5 यहाँ है। T2 का मान निकाल सकते हो शायद। T2 बराबर क्या आ जाएगा? 5 में 25/2, मतलब 12.5 मिनट। देख लो देख लो, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ किया ही नहीं, हम कुछ करते ही नहीं। देख लो, समझ में आ गया बात? कितने बड़े में लगा है सर? बड़ा तो है, बड़ा पागल हो। ई का है भैया, ई तो गुरुजी फार्मूला हो, बाकी कई लाइन में लगा, देख ला। डायरेक्ट वैल्यू रखे स्वाहा होएगी। इससे छोटा लगा लो तो बताना हमें, ठीक है? ट्राई कर लो, बिना ट्राई किए आप नहीं, आपको पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण चीज़ मैंने बताया। एक बार आप दूसरे नियम से, जो न्यूटन का शीतलन नियम है, उससे ट्राई करो। जो न्यूटन ने बताया है, जो दुनिया बताती है और जो एक्सपर्ट बताते हैं, तुम जेईई मेंस, मेडिकल वोडिकल जितने भी टीचर जानते हो उनसे देख लो, एक बार उनके नियम से लगा के देखो, ठीक है? एक बार उनके नियम से लगा के देख लो और फिर आके देखना, तब मज़ा आएगा तुम्हें, तब महत्व पता चलेगा कि ये डिजिटल बोर्ड भले नहीं है, लेकिन काम की बात यहाँ बहुत दी जाती है। तो जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो वो सब्सक्राइब कर लेना। बहुत से लोग तो भाग गए होंगे यहाँ तक पहुँचने से पहले ही, लेकिन जो लोग नहीं किए हो कर लेना सब्सक्राइब, और इससे चैनल को बढ़ाओ। जो दिखता है वही बिकता है। चैनल पे सब्सक्राइबर कम तो मतलब टीचर महत्वपूर्ण है, सब्सक्राइबर ज़्यादा तो टीचर महत्वपूर्ण हो गया। बात समझ रहे हैं? जो दिखता है वही बिकता है। तो ब्रांडिंग का ज़माना है।
चलो फिर आप समझ गए होंगे, इस तरह का क्वेश्चन है। आप चाहे नेट जिस कंपटीशन में देखो, जहाँ भी मिले लगा लो, चाहे जो पूछे। अब मान लो कभी T2 T1 सब दिया रहेगा, T0 पूछ लेगा, वातावरण का ताप बताओ, बता लोगे कि नहीं? वातावरण का ताप सब दिया रहेगा, ये पूछ लेगा T0, क्या दिक्कत है? बता लेंगे सर, मास्टर हो गए। चाहे T2 पूछे बता लेंगे, चाहे θ2 पूछे बता लेंगे, चाहे T0 पूछे बता लेंगे। और 99% सवाल में, 99.99 सवालों में या तो T2 पूछता है, या तो θ2 पूछता है, या बहुत हद हो जाएगा तो यही पूछेगा। बस इससे ज़्यादा उसकी औकात नहीं है पूछने की, कुछ इतने पूछता है। तो आप, हमें लगता है, कर जाओगे। तो इस तरह से जो टॉपिक आज हमने लिया था, हमने समाप्त किया है। आशा करता हूँ आप पूरा प्लेलिस्ट को अच्छे ढंग से रिवाइज़ करेंगे। प्लेलिस्ट इसीलिए बनाया गया कि आप तेज़ी से, जो लोग मान लो पढ़ चुके हो, रिवीजन कैसे करोगे? तो 1.5 पे देखो ना, भगा के देखो, तेज़ी से देखो, लेकिन देखो, उससे क्या होगा? रिवीजन करोगे और कंसंट्रेट होके। और फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अच्छा खासा सवाल भी आप उड़ाने लगोगे। बार बार देखो, एक बार में नहीं समझ आया, 2 बार देखो, 3 बार देखो, तब समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।